तो एजे जो है क्या होता था कि इस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ते थे, तो इसीलिए हमारी क्या है एक अंडरस्टैंडिंग है। अब जैसे क्लास में अगर वही चीज पढ़ाना हो तो उसको हम लोग पहले पढ़ते हैं फिर आते हैं, ठीक है। तो एक चीज और भी हम बता रहे हैं, जैसे हम ही पढ़ाते हैं या हम लोग आपस में मिलजुल के पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि कोई अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो और उसमें अगर कोई डाउट हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि हंगामा शुरू कर दिए। हंगामा करने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप भी अगर 20 बार पढ़ेंगे तो हो सकता है आपसे गलत हो। तो उसको बेहतर है, हंगामा करने से बेहतर है क्या करिएगा, हमसे पूछिएगा, एनसीईआरटी की किताब है उससे मैच करिएगा। लेकिन हाँ, नेट का इंफॉर्मेशन कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी थोड़ा सा गलत भी होता है। इवन के किताब में भी जो है मिस प्रिंट जो है हो जाते हैं। आप अगर पार्ट जो है हमारे यहाँ कितने हैं 25 है, लेकिन इंडिया की लॉ की प्रोमिनेंट अगर मैं किताब दिखा दूं तो उसमें क्या है प्रिंट मिस्टेक है, और उसमें क्या हुआ है, उसमें क्या हुआ है 25 की जगह 26 लिख दिए। तो इसका ये मतलब नहीं वो किताब खराब है, मतलब ये है कि मिस प्रिंट हो गया होगा, ठीक है ना। तो इसलिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को लेकर के आप लोग कोई इशू खराब मत करिएगा, और अगर इशू खराब करिएगा तो नुकसान फिर क्या होगा, आप ही को होगा। हाँ, क्यों, क्योंकि जहां इंफॉर्मेशन है और जहां डाउट हो वहां क्या करिएगा, किताब के साथ क्या करिएगा, कंसल्ट करिएगा। और हमको लगता है शायद आप लोगों के सामने शायद पहला हम मास्टर है जो ये कह रहे हैं कि किताब पढ़िएगा, क्योंकि किताब पढ़ने होंगे और हम लोग भी किताब पढ़े, क्लास भी करिए, क्लास का भी नोट्स पढ़िए, लेकिन किताब भी पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपका जो विजन जो है ना वो क्या होगा, डेवलप होगा, ठीक है ना। गुड, तो क्लियर हुआ बच्चे इंस्टीट्यूशंस में। और वो आने दीजिए आर्टिकल 12, बहुत सारी जो है आप लोगों के पास जो है डाउट्स होंगे और उन सभी डाउट्स को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। लेकिन अच्छी बात है कि चलिए कम से कम आप लोग इतना सोच पा रहे हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है, गुड। तो कल हम लोग जो है ना, हम लोग यह एक जो है हेडिंग दिए थे, और वो हेडिंग क्या था, भारतीय संविधान के स्रोत, यही दिए थे ना। तो भारतीय संविधान के स्रोत, तो भारतीय संविधान के जो स्रोत है वो कौन कौन से स्रोत है, कुछ अंदाजा, भारतीय संविधान के स्रोत। स्रोत किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है ना। जब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्रोत की बात करते हैं, आज किसी का नेट नहीं दिख रहा है, अच्छा चेट कर दीजिए, हो सकता है कोई कुछ पूछे। हाँ चलिए, पंकज, हाय सर, पंकज कुमार, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, गुड, बहुत अच्छे, गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड। नहीं ये दिखना चाहिए, ठीक है ना, गुड। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब जो हमारे बच्चे ऑनलाइन में जो है ये जो है क्लास ऑन कर दिए और पता चला कंबल खींच करके सो रहे हैं, ऐसा खूब हुआ है। आप लोगों को पता होगा ना, ये जो है क्या कहते हैं कि लॉकडाउन में खूब किए ये सब काम आप लोग, पता है, पढ़ा उढ़ा कोई नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा पढ़ाई किए और उसके बाद जाकर के गाना सुन रहे यो हनी सिंह का, ठीक है ना। हाँ चलिए, खैर तो खैर जोक सपाट बचे, लेकिन चलिए आइए, जब हम लोग किसकी बात करते हैं, स्रोत की, किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्रोत है वो दो स्रोत है। पहला जो स्रोत है वह क्या है, आंतरिक स्रोत, और दूसरा जो स्रोत है वो क्या है, बाह्य स्रोत। एक क्या है इंटरनल और दूसरा क्या है एक्सटर्नल, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग जो है दो तरह से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस। हाँ क्या बोले, अच्छा हाँ बताएंगे, हिंदी भी इंग्लिश भी। एक्सटर्नल सोर्सेस, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग कहते हैं आंतरिक स्रोत और इसको कहते हैं बाह्य स्रोत, ठीक है ना। आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। अब देखिए आंतरिक जो स्रोत है एक्चुअली में क्या है, आंतरिक जो स्रोत है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा स्रोत है,
भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है ना। तो ये जो है आंतरिक स्रोत जो है हम लोग कह सकते हैं 1935, और ये जो है 1935 से ऑलमोस्ट 70% जो चीजें हैं कहां रखे गए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में रखे गए। अब अगर हम लोग किसकी बात करते हैं, बाह्य स्रोत की या एक्सटर्नल सोर्सेस की, किस में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप लोगों को पता है कहां कहां से है। जैसे आप देखेंगे यूके है, ठीक है, यूएस है, आयरलैंड है, उसके बाद जो है कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। तो बहुत ऐसे कंट्री है जहां से क्या है, बाह्य सोर्सेस है। अब जैसे हम लोग कहते हैं, आप लोगों को एग्जाम में पूछ देता है कि फंडामेंटल जो राइट्स है यह कहां से लिया गया है, तो आंसर क्या होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। या जो है आपसे ये कहे कि जुडिशियल रिव्यू, ठीक है ना, जो कल हम लोग बात किए थे आर्टिकल 13, यह कहां से लिया गया है, अमेरिका। तो एक्चुअली में आप लोगों को यहां से फैक्चुअल जो है इंफॉर्मेशन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोगों का ये जो है एक जो है होमवर्क है, क्योंकि आप लोगों का बेसिक में कई सारे क्लास हो चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें इम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग ये काम करिएगा कि यूके से कौन कौन सा सिस्टम लिया गया है, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूएस से जो है कौन कौन सा सिस्टम लिया गया है, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से। तो आप लोग क्या करिएगा एक्चुअल में कि कहां कहां से कौन कौन से सोर्सेस हैं और कौन कौन से कंट्रीज से क्या लिए हैं, तो आप लोग बच्चे एक जो है टेबल बना लीजिएगा। इतना कर लेंगे ना? अगर नहीं कर पाए तो हमको बताइएगा, फिर हम जो है आप लोगों को ये जो है टेबल जो है भेज देंगे, ठीक है ना। लेकिन भेजवाइए मत, कुछ कुछ काम आप लोग भी करें, इससे क्या होगा, फायदा होगा। और ये सब जो इंफॉर्मेशन है यह क्या है, कौन सा इंफॉर्मेशन है, कौन सा इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में जितना आप खुद से वर्क करेंगे उतना ही क्या होंगे बच्चे, आपके लिए अच्छे होंगे, ठीक है ना। गुड। अच्छा, दूसरा जो है हम लोग आंतरिक जो स्रोत जो देखते हैं, तो क्या आंतरिक जो स्रोत है 1935 का एक्ट, तो क्या 1935 का एक्ट क्या अचानक से बन गया, या इसका भी क्या था, डेवलपमेंट था। हाँ, इसका भी क्या है कि बहुत ज्यादा जो है डेवलपमेंट है। और इसकी अगर डेवलपमेंट देखें, जैसे आप लोगों को शायद पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशंस का जो डेवलपमेंट है वह जो है कहां से है, नहीं है, ये पढ़े हैं कि नहीं, नहीं पढ़े हैं। लेकिन आप लोग हिस्ट्री में जरूर पढ़े होंगे। जैसे याद करिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, इसमें कौन जो है गवर्नर ऑफ बंगाल था, और गवर्नर ऑफ बंगाल को फिर से क्या किया कि और 2 प्रोविंस का जो है उसको जो है चार्ज दे दिया गया। और आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि जो है 1774 में पहली बार जो है इंडिया में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ। और कलकत्ता में कहा, तो फोर्ट विलियम प्लेस में हुआ। आपको ये भी पता होगा कि जो है कलकत्ता में जो पहली बार सुप्रीम कोर्ट बना था, तो उसमें 3 जजेस थे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। फिर उसी तरह से आप पढ़े होंगे कि जो है गवर्नर ऑफ इंडिया 1832-35 के आसपास, क्या है 33, हाँ 1833। तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि वो एक ऐसा एक्ट था जो पहली बार जो है इंडियंस को जो है किसकी बात कहा, मॉडर्नाइजेशन की बात कहा, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की बात कहा। वही वो एक ऐसा एक्ट है जिसमें यह कहा गया कि जो है इंडियंस को भी जो है ब्रिटिश ऑफिस में क्या किया जाना चाहिए, पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाना चाहिए। और किसी को भी जो है उसके अपने जॉब से डिबार्ड यानी हटाया नहीं जाना चाहिए। फिर उसके बाद जो है आप देखे होंगे कि 1856 का जो है एक एक्ट है जिसमें इंडियंस को जो है सिविल सर्विस एग्जाम में क्या होता है, वो जो है पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है।
फिर जो है उसके बाद देखे होंगे कि 1857 में क्या होता है, पहला जो है क्रांति होता है, गदर होता है, और फिर 1858 में क्या होता है, एक नया फिर से एक्ट आता है, और उस एक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म ऑफ एक्ट कहते हैं। अब डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन, ये दो चीज समझिए पहले, इतना तो समझ गए ना। तो अब जो है हम लोग जो देख रहे हैं, ये जो 1935 का जो एक्ट है, और इसमें 70% चीजें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, तो क्या सिर्फ 1935 है? नहीं, उसके पीछे क्या है, बहुत बड़े जो है क्या है, एक जो है कतार है, प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के तहत फाइनली हम लोगों ने देखा कि 1935 में बहुत ऐसे जो प्रोविजन है, वह प्रोविजन एप्रोप्रिएट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए, ठीक है ना। गुड। तो अब जैसे हम लोग देखते हैं क्या कि हम लोग जैसे देखते हैं कि इंडिया में दो तरह से चीजों को देखते हैं। एक देखते हैं क्या, कंपनी रूल, और दूसरा क्या, कंपनी रूल, और दूसरा क्या देखते हैं, क्राउन रूल। अच्छा, क्राउन का क्या मतलब होता है, क्राउन रूल? अच्छा, क्राउन मतलब क्या होता है, ताज। अच्छा, सर का ताज। एक्चुअली में क्राउन का मतलब सर का तो ताज ही होता है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि क्राउन का मतलब जो है क्या है, पावर, ठीक है ना। मतलब हर कोई राजा नहीं होता था, क्योंकि आप देखे होंगे कि अगर एक राजा है तो उसके जो है, अच्छा उधर से भेज रहे हैं, राजा का सम्मान। गुड, बहुत अच्छा। तो एक्चुअली में जब हम लोग देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि एक राजा के बहुत सारे औलाद होते थे, तो क्या हर कोई जो है राजा थोड़ी ना होता था, कोई ही होते थे। तो वही होते थे जिसको क्या दिया जाता था, राजा जो है ताज देते थे। इट मीन्स जिसको क्या देते थे, पावर दिया करते थे, ठीक है। तो एक्चुअली में जब हम लोग देखते हैं कंपनी रूल, तो कंपनी रूल को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। और जब हम लोग क्राउन रूल देखते हैं तो इसको हम लोग जब देखते हैं तो क्या देखते हैं, डिसेंट्रलाइज, ठीक है ना। अच्छा, ये सेंट्रलाइज क्या है और डिसेंट्रलाइज क्या है, और इसका जो फेज है, दो फेज है, कब से कब तक है, याद करिए। 17 कब से है, 1757 से कब तक है, 1857, ठीक है ना, 1857। उसके बाद 1857 से कब तक है, याद करिए, 1947, ठीक है ना। ये समझ में आया। दो फेज है, पहला फेज 1757 से लेकर के 1857, और दूसरा जो फेज है 1757, 57 है ना, 57 है ना, ठीक है। देखिए 73 कैसे होगा, याद करिए। देखिए अब आप लोग क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए हम मास्टर तो पॉलिटी के हैं, लेकिन हिस्ट्री भी थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है ना। गुड। एक्चुअली में क्या है कि 1757 में पहला वार हुआ था, और कौन सा वार हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। और बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था, सिराजुद्दौला को कहा गया कि हार गए। एक्चुअली में हारा तो था नहीं, और वो जो है बैटल हुआ ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जो है मीर कासिम और मीर जाफर जो है ब्रिटिश के साथ क्या हो चुके थे, मिल चुके थे, ठीक है। और इसीलिए यूपीपीसीएस में एक बार सवाल पूछा था कि जो है बैटल ऑफ प्लासी से जो सिराजुद्दौला भागे थे, वो किसमें बैठकर भागे थे, पालकी में बैठकर भागे थे, हाथी में बैठकर भागे थे, या जो है किस में बैठकर भागे थे। तो अब ये काम आप लोगों का है कि आप लोग देखिएगा कि किस में बैठकर भागे थे, ठीक है। इसके बाद जस्ट दूसरा जो है क्या होता है,
आप लोगों को पता है कि फिर एक बैटल होता है और उस बैटल का नाम क्या है, बैटल ऑफ बक्सर। और ये कब हुआ, 1764 में। और बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ, फिर से जो है मीर कासिम, मीर जाफर, शुजाउद्दौला, ठीक है ना, और वो उसकी फिर क्या हो गई, हार हो गई। और जो है उड़ीसा में और साथ में कहा बिहार में और इन सभी इलाकों में क्या हुआ, दीवानी राइट जो है डिक्लेयर कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि भी हुआ। तो अब हम लोग कैसे यह कह सकते हैं, हम लोग कैसे यह कह सकते हैं कि 1773, ठीक है ना, तो कहां से हम लोग काउंट करते हैं, 1757 से और कहां तक, 1857 तक। तो एक्चुअली में ये जो पीरियड है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन। तो यहां पर जो है दो वर्ड है, एक है सेंट्रलाइजेशन और एक है डिसेंट्रलाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीकरण और उसको जो है क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण। तो ये बताइए हमें बच्चे कि केंद्रीकरण किसे कहते हैं और विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, ठीक है ना। सेंट्रलाइजेशन आ जाइए, सेंट्रलाइजेशन किसे कहेंगे बताइए बच्चे। शक्तियों का एक ही जगह निहित होना, ये क्या कहलाएगा, केंद्रीकरण। और शक्तियों का डिवीजन जो है वो क्या कहलाएगा, विकेंद्रीकरण। अच्छा, इंडिया में जो अभी जो है क्या है, कौन सा सिस्टम है, विकेंद्रीकरण है, केंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, गुड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेडरलिज्म। क्या होता है, फेडरलिज्म, नाम सुने हैं, हाँ। तो फेडरलिज्म जो है इंडिया में किस तरह का फेडरलिज्म है, इंडिया का स्टेट जो है किस तरह का स्टेट है, फेडरल है। और अगर फेडरल है तो इसका मतलब क्या है, कंप्लीट फेडरल है। तो क्या हमारे यहाँ कंप्लीट फेडरल है, नहीं है, हो ही नहीं सकता। इंडिया का जो स्टेट है वो क्या है, क्वाजी फेडरल। और क्वाजी का मतलब क्या है, हाफ, ठीक है ना। और अगर फेडरलिज्म कंप्लीट कहते हैं तो कहां, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्यों, क्योंकि अमेरिका में क्या है, डुअल सिटीजनशिप है और इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। और हर स्टेट में अमेरिका में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है और इंडिया का एक ही क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। तो यहाँ पे क्या है, मोर क्या है, यूनिटरी, लेस फेडरल, ठीक है। लेकिन सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही है कि जो है अगर मान लेते हैं कि ये अगर स्टेट है तो इसका अगर हेड ये है, सेंटर है, तो सारी की सारी जो पावर है किसके पास होगा, सेंटर के ही पास होगा। और अगर सेंटर को समझना चाहे तो हम लोग कह सकते हैं पार्लियामेंट, ठीक है ना। पार्लियामेंट क्या करेंगे, सभी चीजों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। इसमें जो है स्टेट नहीं होगा और स्टेट का लेजिस्लेचर नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रलाइजेशन मीन each and everything has been done by and controlled by whom, one person and one organization, that is parliament। इसका मतलब क्या है, उसको कहेंगे सेंट्रलाइजेशन। लेकिन अभी हमारे यहाँ क्या है, नॉट सेंट्रलाइजेशन। कुछ चीजें सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में है लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सिस्टम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि आप समझिए कि पहला क्या है, याद रखिए, पार्लियामेंट है, ठीक है ना, स्टेट है, स्टेट लेजिस्लेचर, हर स्टेट का अपना क्या है, लेजिस्लेचर है। अच्छा ये बताइए कितने स्टेट है अभी इंडिया में, 28, कोई 29 भी याद रखे नहीं। अच्छा पहले 29 था, अब 28 हो गया, क्यों हो गया, अच्छा जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया, यूनियन टेरिटोरी। तो फिर यूनियन टेरिटोरी कितने हैं, 8 है, वाह गुड। चलिए ये अच्छी बात है कि आप लोगों को पता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर है और साथ में दूसरा क्या है, लोकल सेल्फ
गवर्नमेंट, ठीक है ना। इट मीन्स PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। समझ में आया? तो पहले क्या था? सेंट्रलाइजेशन था, फिर क्या हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो फिर 1919 में भी क्या हुआ? एक्ट आया। फिर उसके बाद जो है आप लोगों को पता है कि 1919 में 1919 का जो एक्ट है इसको किस नाम से जानते हैं? कौन सा नाम है इसका? रेगुलेटिंग एक्ट। क्या कौन इसके जो है गवर्नर जनरल थे और किस नाम से जानते हैं? मोरले मोंटेस्को चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। और ये वही एक्ट है जिसमें पहली बार किसकी बात कही गई? याद करिए, किसकी बात? अपर हाउस और लोअर हाउस की भी बात कही गई। और यहीं पे क्या हुआ? प्रोविंस ऑफ डायरची, मतलब जो है डुअल शासन यहीं से जो है दिखने को मिला। ठीक है। इसके जस्ट बाद फिर क्या हुआ? 1927 में क्या आया? साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन क्यों आया था? क्योंकि जो है इंडियंस डिमांड कर रहे थे कि हमें क्या मिलना चाहिए? सर्टेन राइट्स मिलना चाहिए और हमारे सर्टेन राइट्स को रीस्टोर करना चाहिए। लेकिन साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर थे वो कहां से थे? वो जो है ब्रिटेन से थे। और इसलिए इंडियंस ने क्या किया? इसका जो है विरोध किया। और इसी के विरोध में, एजिटेशन में, लाला लाजपत राय को डंडे से पीट पीट कर मार दिया गया। ठीक। फिर उसके बाद जो है क्या आया? नेहरू रिपोर्ट आया। और इस तरह से बहुत सारी जो है चीजें देखने के बाद फिर जो है क्या आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। और उन्होंने जो प्रोविंस ऑफ डायरची किसमें था? वो जो है सेंटर और प्रोविंस में था, उसको क्या कर दिया? सिंगल वे में कर दिया। और साथ में ये भी जान लीजिए कि हमारे यहाँ जो क्या है? लिस्ट सिस्टम, ठीक है ना। और लिस्ट सिस्टम क्या है? कौन सा लिस्ट? याद करिए, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट फिर यहीं से दिखने को मिलता है। तो ये सभी डेवलपमेंट है बच्चे, जिसके वजह से हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो है उससे जो है अपने यहाँ संविधान में 70% चीजों को एज इट इज रख दिया है। क्योंकि वो जो है हमारा क्या था? ड्यूरिंग किसमें? जब एजिटेशन हो रहा था, आजादी की लड़ाई हो रही थी, तो उस वक्त जो है किसका डिमांड था कि जो है हम लोगों को ऐसे ऐसे राइट्स मिलने चाहिए और ऐसे ऐसी चीजें दिया जाना चाहिए। ठीक है, गुड। इसीलिए जो है कुछ लोग यह कहते हैं कि भारत का जो संविधान है ये जो है क्या है? ओरिजिनल नहीं है। कुछ लोगों का यह मानना है कि भारत का जो संविधान है यह ओरिजिनल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है यह उधार लिया हुआ संविधान है। क्यों कहा ऐसा? इसलिए कहा क्योंकि जो है यहां पे ज्यादातर जो चीजें हैं हमारा अपना खुद से नहीं है, हम कहीं ना कहीं से क्या किए हैं? बोरो किए, मतलब उधार लिए। लेकिन यह भी कहना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक एक प्रोविजन को बहुत अच्छे से क्या किया? स्टडी किया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे क्या बने? बड़े कमिटीज, छोटे कमिटीज बने। और इन सभी कमिटीज ने क्या किया? डिबेट किया, डिस्कशन किया और फिर जाकर क्या किया? ये जो है संविधान के किसी ना किसी पार्ट पे या किसी ना किसी आर्टिकल में उसको क्या किया? इंसर्ट किया, मतलब रखा। ठीक है, इतना समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक है, बस एक आप लोगों को क्या है? काम है कि थोड़ा सा आप लोगों को क्या करने हैं बच्चे? वो जो हम जो बताए हैं, क्या बताए? कि वो जो है टेबल बनाना है, तो टेबल बना लीजिएगा सोर्सेस, ठीक है ना। और सोर्सेस में जो है यह लिखिएगा कि अमेरिका से क्या लिया गया है, ठीक है ना, ब्रिटेन से क्या लिया गया है। और यहां से एक सवाल कभी कभी जो है आ जाता है, ठीक है ना। गुड, चलिए अब जो है ना एक जो है हेडिंग दीजिए आप लोग और लिखिएगा प्रस्तावना, और उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रियम्बल, ठीक है ना। प्रियम्बल तो नहीं पढ़े आप लोग? नहीं पढ़े ना? गुड।
अच्छा, प्रस्तावना भी लिखने की जरूरत है? नहीं, नहीं, अगर जिसको जरूरत है तो लिख लीजिए। कभी कभी बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर जो है इंग्लिश में तो लिखे, हिंदी में जो है लिखे नहीं, और इसलिए हम लोग फेल कर जाते हैं। ठीक है ना? कि मतलब जो है कहते हैं ना हिंदी मीडियम वाले कि फेल हम लोग ज्यादा करते हैं, पास कम करते हैं, तो ये भी कभी कभी बहाना करते हैं। ठीक है ना? खैर, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए, प्रीएम्बल जो है क्या है, आप लोग हमें बताइए। प्रीएम्बल क्या है, प्रस्तावना क्या है? प्रीएम्बल याद है किसी को? सबको याद है? वाह। अच्छा, याद नहीं होती है? वो तो हर किताब के जो है पहले जो पन्ने में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग वी हैं। अच्छा, कोई एक आदमी सुनाइए जिसको पक्का याद हो। ठीक है ना? हाँ। अच्छा, ये जो है क्या कहे कि इंग्लिश में ही जो है ये पेस्ट करके भेज दिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजोल्व। गुड, बहुत अच्छा किए भाई साहब। चलिए ठीक है, ये भी अच्छी बात है। राम कुमार वर्मा, ठीक है ना? वाह, बहुत अच्छा। चलिए, अच्छी। हाँ, बैठ के ही सुनाइए। हाँ, देखिए यहां पे अब जो है कुछ वर्ड है, ठीक है ना? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, किसकी बात करता है? न्याय की बात करता है, जस्टिस की बात करता है। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रीएम्बल जो है वो है क्या? इससे क्या पता चलता है? अच्छा, प्रीएम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में रखा है? 1 में। वाह, गुड, बहुत बढ़िया आंसर। और किस में? हाँ, बताइए कौन से आर्टिकल में है? ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन दे? ऑप्शन चाहिए ना? ठीक है, ऑप्शन देते हैं। ए नंबर ऑप्शन में आर्टिकल ए, आर्टिकल 1, उसके बाद जो है बी में दे दीजिए आर्टिकल 2, सी में दे देते हैं बोथ, और डी में दे देते हैं नॉन ऑफ दी। आप बताइए, इंडियन ये जो प्रीएम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में? क्योंकि बच्चे कह रहे थे, कोई कह रहे 1 में है, कोई कह रहे 2 में है, तो 395 आर्टिकल्स में से 2 ही आर्टिकल हम चूज किए। बताइए। नहीं, किसी में नहीं। हमारे जो है, अच्छा, ये लोग कह रहे हैं नोट, ये लोग कह रहे हैं 00, वाह। ये लोग कह रहे हैं डी, वाह, बहुत बढ़िया। एक्चुअली में ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में नहीं है, लेकिन ये क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? इशू है बच्चे, 2 इशू। इसमें जो है ना 2 केस है। पहला जो केस है वह केस आया है प्रीएम्बल से रिलेटेड, केस आया है 1960 में, जिसको हम लोग कहते हैं बेरूबाड़ी केस। ठीक है, और दूसरा जो केस है 1973, जिसको हम लोग कहते हैं केशवानंदा भारती केस। ठीक है ना? बेरूबाड़ी केस ने यह कहा कि जो प्रीएम्बल है वह जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए इसका क्या होगा? अमेंडमेंट नहीं होगा। उसके बाद यहां पे दूसरा जो केस है केशवानंदा भारती केस, बच्चे इसको पहले समझिए, हम लिखाएंगे एक एक चीज, यहां से हम जो है लिखाएंगे, 1 बाय 1 लिखाएंगे, क्योंकि ये सब बहुत जरूरी है। तो कहा कि ये जो है केशवानंदा भारती जो केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट्स ऑफ केरला, तो एक्चुअली में यह कहा कि ये जो है क्या है? प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और इसका जो है अमेंडमेंट हो सकता है, और यहां पे अमेंडमेंट हुआ भी है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है इसका जो है 3 वर्ड अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया है? प्रीएम्बल में जोड़ा गया है, जिसमें कौन कौन सा है? पंथ निरपेक्ष,
अखंडता और समाजवाद, ठीक है। और ये जो है अमेंडमेंट हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर अमेंडमेंट हुआ है तो प्रीएम्बल जो है किसका पार्ट है? एक्चुअली में ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और केशवानंदा भारती केस ने यह भी कहा कि साथ में यह जो है प्रीएम्बल का पार्ट भी होगा, इसमें जो है अमेंडमेंट भी होगा, लेकिन इसमें एक चीज और देखे जाएंगे, और वह क्या होगा? क्या होगा बताइए, क्या था वो? बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना? याद आ रहा है? बेसिक स्ट्रक्चर। तो कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो कहा जैसे लिबरलाइजेशन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और बेसिक स्ट्रक्चर को उस वक्त डिफाइन नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करेंगे? टाइम टू टाइम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हमारे यहां प्रस्तावना में कुछ जो वर्ड है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सोशल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऐसे वर्ड को जानना भी जरूरी है और ऐसे वर्ड को लिखना भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी जो है हम लोगों को प्रीलिम्स में भी, और कभी कभी जो है हम लोगों को किसमें? मेंस में भी पूछ देते हैं। और कभी कभी ये भी पूछते हैं कि वो जो 3 वर्ड है कौन सा वर्ड है, और वो कौन से अमेंडमेंट के तहत जो है क्या किया है? वो जो है जोड़ा गया है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग? नींद किसी को आ रही है? नहीं, अगर किसी को नींद आ रही है तो बताइए, उसका भी इलाज है मेरे पास, ठीक है। हाँ, नींद अगर आए, जिसको नींद आता है ना, तो हम उसको गाना सुनाते हैं, यो यो हनी सिंह का। हाँ, ठीक है ना? गुड। तो नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ, क्या कह रहे हैं बच्चे? किसको नींद आ रही है? अच्छा, नींद आ रही है तो कान में तो है, निकाल के लगा लीजिए, हाँ, गाना सुन लीजिए। हाँ, आजकल हमारे बच्चे क्या बताए, सब जो है गले पे लटकाए हुए माला की तरह, सबका होगा, कोई ऐसे लगा के, कोई ये सब तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। आप लोग, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और आपको, हम लोग को ये चीज पता है कि इसका जो इफेक्ट है और इसका जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ही खतरनाक है। पहले, आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग जो है किससे मरते हैं? कैंसर से। लेकिन देखिएगा वो जो है अब दूसरा कैंसर होगा, कान का कैंसर, दिमाग का कैंसर। और जानते हैं क्यों? आपके एक तो जो साउंड है वो क्या करते हैं, साउंड को भी क्या है ना, कंपन है, बहुत सारी चीज है। और आप लोग साइंस में पढ़े हैं कि वो जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को और किस किस एनर्जी को दूसरे में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। उससे पता नहीं कितने तरह के रेज जो है, और आपको पता है कि दिमाग जो है वो कितना जो है नाजुक है, और उसका जो कंपन जो होता है ना, माइंड में ही होता है। तो देखिएगा आने वाले चीजों में यही जो है नुकसान करेगा। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि आप लोग जो है थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बनाइए, तब तक जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक, ठीक है ना। और जो है मोबाइल को क्या दे दीजिए? हाँ, आराम दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि नहीं, सही बता रहे हैं, जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, हाँ, जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो मोबाइल से दूर रहिए। नहीं तो जो है ना तो वो जीने देगा ना मरने देगा, पढ़ने ही नहीं देता है कम वक्त। जब भी देखिए फेसबुक में कुछ ना कुछ लाइक। अरे यार, फेसबुक हमारा काम का थोड़े, व्हाट्सएप काम का थोड़े है। और जो कुछ लोग बहाने करते हैं कि नहीं हम कुछ मैटर देख लेते हैं, तो वो आ जाए मेरे पास और बताए कौन सा मैटर अब तक वो देखा। हम लोग तो देखते नहीं है, तो आप लोग कहां से देखेंगे, ठीक है ना। गुड। इवन के जो है कोई भी चीज आप लोग जो है क्या करें, उसका जो है सही इस्तेमाल करें, गलत इस्तेमाल में मत जाए। क्योंकि बच्चे, यूपीएससी का जो कंपटीशन है बहुत टफ है, डरा नहीं रहे हैं, सच बता रहे हैं। 7 लाख लोग बैठते हैं प्रीलिम्स में, कितने लोग आते हैं? मतलब 10,000, 14-15,000 मानिए, ठीक है ना। 14,000, कितने लोग छटे हैं? मतलब कितना लाख छटे हैं, लोग छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब फिर उसमें भी आपको पता है क्या है कि जो है आप लोग 14,000 जब मेंस लिखेंगे तो उसमें कितने लोगों का जो है इंटरव्यू कॉल होगा? 2200 से 3,000 से 2,500, यही होगा ना। फिर कितने लोग छट गए?
समझ रहे हैं? और फिर होगा कितने का? 500 से 600 का। अब आप सोचिए कि उतने लोगों को डिफीट करने के लिए क्या करना होगा, कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाना होगा। आपको क्या लगता है? हर कोई, चाहे मुखर्जी नगर हो या राजेंद्र नगर हो या इंडिया का कहीं पे भी हो, एक हाथ में लक्ष्मीकांत, दूसरे हाथ में सिगरेट और मुंह में चाय का कप होता ही है, पड़ता ही है। लेकिन उसी में से भी जो है क्या करना होता है? सिलेक्शन लेना होता है। तो सिलेक्शन लेने के लिए उन लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट होना होगा। हाँ, पीते हैं लोग, बहुत लोग पीते हैं, कुछ तो पी के टूल होके रहते हैं। हाँ, मतलब हम देखते हैं ना, एक से एक स्टूडेंट मिलते हैं कि एक हाथ में लक्ष्मीकांत है, एक हाथ में सिगरेट है, और जो है फिर चाय जो है रखा हुआ है, ऐसे पकड़ते हैं ऐसे, और फिर ऐसे कस लेते हैं। ठीक है ना? तो पीते हैं, पीने वाले, ठीक है। हाँ, पी के सोते हैं ना। याद कैसे रहता है? गुड। चलिए, तो लिखिएगा बच्चे, हम भारत के लोग, बस ये जो है चाहे तो आप लोग जो है बुक से भी क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और एक दो लाइन लिख दीजिएगा बस, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है ना। आगे जो है ना डेश दे दीजिए, और ये जो है आप लोग पूरा कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यह जो है हर जगह जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। गुड। अब एक जो है क्या है कि जो सत्ता, जिसको हम लोग कहते हैं सत्ता, जो है सत्ता का जो स्रोत है वह क्या है? सत्ता जो है, सत्ता का स्रोत क्या होता है? और यह जो है कहां से हम लोगों को मिलता है? यह जो है प्रियम्बल से ही नजर आता है, ठीक है। तो सत्ता के जो स्रोत है वह कौन है? कुछ अंदाजा? डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का जो सोर्स है वह क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन या पीपुल? पीपल, ठीक है ना। एक हेडिंग दीजिएगा, सत्ता का स्रोत लिखिएगा, सत्ता का स्रोत। और सत्ता का जो स्रोत है वह कौन है? जनता, ठीक है ना। तो आगे लिख लीजिए इसमें, संविधान सभा के लिखिए बच्चे, ऑनलाइन वाले भी लिखिए, संविधान सभा के लिख लिए अधिकांश सदस्य 1952 के आम चुनाव में जो सार्वभौतिक वयस्क मताधिकार पर आधारित थे। सार्वभौतिक वयस्क जो क्या है? एडल्ट ना, दोज हु हैव कंप्लीट द एज ऑफ 18 ईयर्स, यही था ना, ठीक है ना। वयस्क
मताधिकार, मतलब जिसको क्या था, वोट देने का अधिकार था, मताधिकार पर आधारित थे वे ही प्रतिनिधित्व बहुमत से निर्वाचित हुए, जिसके कारण उसे जनता का प्रतिनिधित्व माना जाएगा। ठीक है ना। देखिए यहां पे जो कहा है, वह कहा यह है कि हमारा जो सिस्टम है वह किस पे बेस्ड है, पार्लियामेंट्री फॉर्म। ठीक है ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। भारत जो है क्या है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट है और हमारे यहाँ का जो है सिस्टम जो है वो क्या है, पार्लियामेंट्री है। अब अगर हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म है और हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी कहते किसे है? अच्छा बताइए तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जनता द्वारा। हमको पता है, अब्राहम लिंकन को याद रखे, रट लिए हैं सब। ठीक है ना, रट्टा मारे हैं। मतलब जो है अब्राहम लिंकन ने तो दिया था जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑन द पीपुल। इसके अलावा बताइए कुछ, क्या है डेमोक्रेसी? लोकतंत्र एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों को अपना स्वेच्छा से अपना। यस एग्जैक्टली। देखिए एक्चुअली में क्या है कि जब हम लोग क्लास में है बच्चे, तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि थोड़ा सा वह जो बात है जो किताबों में लिखी हुई है, उन बातों को समझ करके क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। कि मतलब यह है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पीपुल्स पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पे जो राजा है वो कोई नहीं है, अब यहाँ पे कौन होंगे, लोग होंगे, और लोग ही डिसाइड करेंगे कि कौन हमारे देश का जो है क्या होगा, राजा होगा, या किसके हाथ में जो है हम क्या देते हैं, शासन का बागडोर देते हैं। ठीक है ना, बागडोर, बाग नहीं, ठीक है ना, हाँ बागडोर। कल एक बाघ मर गया, पता है, चीता। ठीक है ना, हाँ। अब चीता को चाहिए, समझ रहे हैं, अब उस घास फूस खा के थोड़ी जिंदा रहे, बेचारा मर गया। अच्छा बूढ़ा था, अच्छा कहाँ मरा है ये, कहाँ पर है ये सब याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब आप लोग इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो आप लोगों को पूछा जाएगा कि इंडिया में कितने जो है रिजर्व, जो है टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है। ठीक है, और ये जो इंसिडेंट है वो कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। ठीक है, अब जवान भी अगर शेर मर गया होगा तो कह दिए होंगे बुढ़ा था। अच्छा, तो खैर बहरहाल मर गया, लेकिन ठीक है ना। तो एक्चुअली में बागडोर जो है किसके हाथ में दिया गया, ये जो है जनता जो है हाथों में दिया गया, और जनता क्या करेगी, तय करेगी कि हमें जो है किस तरह का शासन चाहिए, और हम जो है किसको जो है अपना रहनुमा और रहबर जो है हम क्या करेंगे, बनाएंगे। नेता वाला वर्ड नहीं आ रहा है ना, रहनुमा और रहबर आ रहा है क्या? हाँ गुड। तो खैर इसी बहाने कुछ सीख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ गए बच्चे। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ क्या है, सिस्टम है। और सिस्टम क्या है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में एक जो है आर्टिकल है, आर्टिकल 324। और आर्टिकल 324 क्या है, निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग क्या करेगी, फ्री एंड फेयर क्या करेगी, इलेक्शन कंडक्ट कराएगी, और हर 5 साल पे क्या करेगी, इलेक्शन कंडक्ट कराएगी। किसका, लोकसभा का। साथ में इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट का, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी लोग, ये कौन करेगी, जो है निर्वाचन जो आयोग है वो क्या करेगी, इलेक्शन कंडक्ट कराएगी। और इलेक्शन में कौन लोग पार्टिसिपेट होंगे, जो क्या है 18 साल कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब वह जो क्या है, जवान है।
और 18 साल क्यों रखा गया? वोटिंग राइट 18 साल क्यों रखा गया? कुछ अंदाजा? हाँ, ताकि वो समझदार हो। ठीक है, पहले कितना था? 21 साल था, और अब जो है कितना किया गया है? 18। कौन सा अमेंडमेंट के तहत जो है 18 किया गया है? 61। ये सब याद रखिएगा और पढ़ के आइएगा, ठीक है ना? हाँ, तो एक्चुअली में ये जो है 18 साल इसलिए रखा गया बच्चे, ताकि जो है 18 साल के लोग जो है अपने बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और जिसके पास क्या हो, समझ डेवलप हो, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जो है होश व हवास से चुन सकते हैं। ये बात और है कि होश व हवास से चुनते तो है नहीं, किससे चुनते हैं पता है ना? क्या है? बोतल, याद आ रहा है? हाँ, उसके बाद पैसा, टैब, लैपटॉप, हाँ कुछ भी कहिए, ठीक है। तो खैर बना, हाँ, चुनने के बाद ये तो पता चलेगा ना काम जो होगा कि कौन सा अच्छा नेता है, कौन सा बेकार है। क्यों हम लोग पहले डिसाइड नहीं कर सकते? सर पहले कैसे पता चलेगा? कैसे नहीं पता चलेगा? अच्छे लोग तो अच्छे ही होंगे ना? हाँ, अच्छे लोग तो अच्छे ही होंगे। अब अगर वैसे लोगों को बना देंगे तो 5 साल झेलिए, फिर 5 साल के बाद क्या होगा? फिर वोट होगा तो कहेंगे इसने अच्छा काम नहीं किया, अब इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो खैर बहरहाल ये जो है क्या है डेमोक्रेसी में, और जो है इंडिया जो है क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसलिए बच्चे यहाँ पर क्या है कि जो सत्ता है या डेमोक्रेसी का जो सोर्स है वह क्या है? पीपुल है, ठीक है ना? याद रखिएगा, ठीक है? गुड। चलिए एक वर्ड लिखिएगा, समाजवादी, ठीक है ना? दूसरा एक वर्ड लिखिएगा, समाजवादी। क्या होता है समाजवादी? समाजवादी का क्या मतलब है? सोशलिस्ट, ठीक है ना? सोशलिस्ट क्या है? देखिए एक एक वर्ड को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि जो है दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है ना? गुड। क्या है समाजवादी? सोशलिस्ट किसे कहेंगे? दो आइडियोलॉजी है अभी पूरे दुनिया में, अभी एक जो है सोशलिस्ट और एक पूंजीवाद, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटलिस्ट। आप लोग यहाँ पे कितने ऐसे बच्चे हैं जो IR पढ़े हुए हैं? सब पढ़े हैं ना? थोड़ा बहुत पढ़े हैं। हिस्ट्री कितने लोग पढ़े हैं? सब पढ़े हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार पढ़े हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़े हैं, पढ़ लिए ना? अब बताइए अब आप लोग क्या है? हाँ बताइए, समाजवादी जो विचारधारा है यह कब से आया और यह एक्चुअल में क्या है? सर ये जो सोवियत संघ है और वो सोवियत संघ और अमेरिका में सर जो ये दो विचारधाराएं हैं सर। हाँ, अमेरिका जो था मतलब पूंजीवादी की वो कर रहा था, और जो सोवियत संघ था वो समाजवादी को बना रहा था। सर ये विचारधाराएं इससे आगे मुझे, अच्छा इससे आगे भूल गए। चलिए इतना भी बताए, बहुत अच्छी बात। एक्चुअली में अगर इसका हम लोग डेवलपमेंट देखें बच्चे, तो इसका जो डेवलपमेंट है ये सही बता रहे कि जो है आप लोगों को पता है। अच्छा फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? अब इतना मोटा चल रहा है ये, हाँ, 1914 to 1918। गुड। सेकेंड 1939 to 1945। 1945 के बाद क्या हुआ था? देश आजाद हो गया था। कौन सा देश? ये तो 1947 में आजाद हुआ है, 15 अगस्त। तो वो तो 1945 में ही 6 अगस्त और 9 अगस्त, ठीक है ना, हिरोशिमा और नागासाकी। उसके बाद क्या हुआ?
क्या, कौन सा युद्ध? यस, एग्जैक्टली, शीत युद्ध, ठीक है ना। 1945 में कोल्ड वार शुरू हुआ, ठीक है ना। और कोल्ड वार शुरू होने के वजह से आप लोगों को पता है कि पूरा जो वर्ल्ड है दो इज्म में बट गया, भाग में नहीं, इज्म में, मतलब दो आइडियोलॉजी में। और एक जो आइडियोलॉजी था वह क्या था? कैपिटलिस्ट। और दूसरा जो आइडियोलॉजी था वो जो था कौन सा? सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट जो आइडियोलॉजी था इसका जो है सपोर्टर कौन था? यूएसए। और इसका सपोर्टर कौन था? यूएसएसआर, ठीक है ना। आज यूएसएसआर को 1991 में यूएसएसआर का क्या हुआ है? डिसइंटीग्रेशन हुआ है। अब इसको क्या कहते हैं? रसिया, ठीक है ना। तो एक्चुअली में इन्होंने जो है सोशलिस्ट अप्रोच अपनाया और इन्होंने जो है कैपिटलिस्ट अप्रोच अपनाया। कैपिटलिस्ट का डिफिनेशन क्या है और सोशलिस्ट का डिफिनेशन क्या है? हाँ, गुड, इक्वलिटी की बात करता है। देखिए, हम लोग कह सकते हैं रिसोर्सेस ऑफ स्टेट हैज बीन यूटिलाइज्ड बाय द प्राइवेट, दिस इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट। और रिसोर्सेस ऑफ स्टेट हैज बीन यूटिलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, हम लोग कह सकते हैं सोशलिस्ट। और अगर कैपिटलिस्ट है तो क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर सोशलिस्ट है तो इसका मतलब क्या है कि जो है यहाँ क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और इंडिया का जो स्टेट है अभी ये जो है किस पे बेस्ड है? दोनों ही अप्रोच, क्योंकि मिक्स्ड अप्रोच है। इंडिया का जो इकोनॉमी है वो क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। कभी कभी हमारे जो गवर्नमेंट है मोर कैपिटलिस्ट हो जाते हैं और कभी कभी हमारे जो गवर्नमेंट है वह मोर सोशलिस्ट हो जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे गवर्नमेंट हैं जो किसको तरजीह ज्यादा देते हैं? मनरेगा को ज्यादा देते हैं, वृद्धा पेंशन योजना को देते हैं, ओल्ड एज स्कीम को देते हैं, किसान को देते हैं। और कभी कभी कुछ गवर्नमेंट क्या होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तरजीह किसको देते हैं? कंपनीज को देते हैं, फैक्ट्रीज को देते हैं। तो एक्चुअली में इस जमाने में भी इंडिया जो है दोनों में से किसी एक के साथ नहीं आया। इन्होंने क्या किया? अपना एक ब्लॉक बनाया और उस ब्लॉक का नाम क्या रखा? गुट निरपेक्ष। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाम, नॉन अलाइन मूवमेंट। तो एक्चुअल में नॉन अलाइन जो मूवमेंट है तो इसमें इंडिया के जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, कर्नल नासिर, ऐसे लोगों ने मिलकर के क्या किया? नाम का फॉर्मेशन किया। लेकिन अगर सोशलिस्ट अगर अप्रोच हम लोग देखते हैं तो सोशलिस्ट अप्रोच का फाउंडर कहीं ना कहीं से यहीं से है। लेकिन इंडिया का जो सोशलिस्ट है वह किस पर बेस्ड है? इक्वलिटी पे बेस्ड है। क्योंकि हमारा जो समाज है वो क्या है? आर्थिक तौर पर इक्वल नहीं है, राजनीतिक तौर पर क्या है? इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए क्या किया गया? कहीं ना कहीं से ये जो सोशलिस्ट जो अप्रोच है इसको जो है प्रीएम्बल में रखा गया। और अब इससे आप लोगों को एक चीज पता चल रहा होगा कि ये जो प्रीएम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और ये क्या है? फिलोसफी है। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। ये जो है फिलोसफी है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। और प्रीएम्बल जो है क्या कहता है? डिफाइन करता है किसको? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि प्रीएम्बल इज अ डिफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इवन के ये क्या है? एक सोर्स है कि सुप्रीम कोर्ट को भी अगर कभी जरूरत पड़े तो वो जो है प्रीएम्बल का सहारा ले सकता है। और इस तरह के कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट भी सहारा लिए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है प्रीएम्बल जो है आइडियोलॉजी है। और किसका आइडियोलॉजी है? हमारे फ्रीडम फाइटर्स का। और ये क्या है? फिलोसफी है। किसका? हमारे नेचर ऑफ स्टेट का। ये समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? चलिए लिख लीजिए बच्चे थोड़ा सा।
लिखेगा समाजवादी आर्थिक नीति ने, समाजवादी आर्थिक नीति ने भारत में समाजवाद को समाप्त नहीं किया, समाजवाद को समाप्त नहीं किया, समाप्त नहीं किया। ठीक है बच्चे, भारत में समाजवाद, भारत में समाजवाद एक विचारधारा नहीं है, बल्कि यह एक नीति है। ठीक है ना, भारत में जो समाजवाद है यह क्या है, विचारधारा नहीं है। क्योंकि हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, विचारधारा देखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है विचारधारा के बेसिस पे दो स्टेट के बीच में क्या है, फाइटिंग है, और दोनों स्टेट क्या कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक जो है क्या हो, मेरे साथ हो, या ज्यादा से ज्यादा कंट्री क्या हो, मेरे साथ हो। लेकिन यह विचारधारा नहीं है, यहाँ क्या है, स्टेट का एक प्रिंसिपल्स है, किसके लिए, समाज में इक्वलिटी लाने के लिए और समाज में इक्वलिटी को बरकरार करने के लिए। समझ में आ रही है बातें बच्चे, कोई दिक्कत? गुड, चलिए। आर्थिक नीति, तो यहाँ पर आर्थिक नीति का मतलब इकोनॉमिक, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। आर्थिक नीति का मतलब यह है कि यहाँ विचारधारा नहीं है। आर्थिक नीति का मतलब यह है कि जैसे देखिए हमारे यहाँ क्या है कि जो है अमीर और गरीब के बीच में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। कुछ ऐसे लोग हैं जिसके पास क्या है, वो जो है बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि खा खा करके वह मोटे हो जाते हैं, और जो है उसके पास जो है क्या हो जाता है, जो ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं उसका भी क्या होते हैं, वह शिकार होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि हमारे यहाँ माल न्यूट्रिशन के क्या है, शिकार है। तो कहा कि ये न्यूट्रिशन को हम कैसे जो है मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि है तो स्टेट, और स्टेट का क्या है दायित्व कि सबको जो है क्या करे, इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड में लेकर चले। तो कहा कि वह लोग जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, स्टेट क्या करेगी, उसको सर्टेन जो है स्पेशल प्रिविलेज देगी। अब जैसे स्पेशल प्रिविलेज में क्या कहा कि जो है मनरेगा, ठीक है ना, कि जो है ग्रामीण लोग जो है भूख से जो है परेशान रहते हैं, उसको जॉब भी नहीं मिलता है, तो मनरेगा हम ले आते हैं, इसके तहत क्या करेंगे, उसको जॉब देंगे। उसके बाद कहा मिड डे मील, कि हम लोग कहते हैं कि ग्रामीण इलाके में लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, इसलिए माल न्यूट्रिशन का क्या होते हैं, बच्चे वहां पर शिकार होते हैं। तो कहा कि जो है उसको क्या देते हैं, मिड डे मील देते हैं। उसी तरह से कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने कमा के घर भी नहीं बना सकता, तो हम लोग क्या करते हैं, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, वो भी देते हैं। फिर मेडिकल क्या है, फ्री में देते हैं। एजुकेशन क्या देते हैं, फ्री में देते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब जो है सोशलिस्ट ही ये जो है अप्रोच है, ठीक है। तो इंडिया में सोशलिस्ट एज ए आइडियोलॉजी वर्क नहीं करता है, इंडिया में एज ए सोशलिस्ट क्या करता है, समाजवादी क्या है, ये जो है नीति है। और समाजवादी नीति का मतलब क्या है, सोशल इक्वलिटी का मतलब क्या है, हर कोई क्या हो, एक समान हो। ये बात हम और बताएंगे आप लोगों को, कहा जब हम आर्टिकल 15 पढ़ाएंगे और आर्टिकल 16 पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 16 में हम लोग क्या देखेंगे, रिजर्वेशन, आरक्षण। हाँ, आरक्षण को हिंदी में रिजर्वेशन, अच्छा इंग्लिश में रिजर्वेशन, उल्टा। हाँ ठीक है, तो रिजर्वेशन, ये समझ में आया बच्चे, कोई दिक्कत? समाजवादी विचारधारा का एक्चुअल मतलब है कि हर कोई एक समान स्टेट के नजर में, ठीक है ना। कोई जो है ये जो है बहुत ज्यादा जो है बड़े नहीं है, बहुत ज्यादा कोई छोटे नहीं है, मतलब एक समान, ठीक है। और अगर सरकार है तो सरकार क्या करे, सबको जो है एक तरीके से लेकर चले।
ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है सरकार नीति बनाए किसके लिए, अमीरों के लिए, और गरीबों को क्या कर दे, वंचित कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मत निकालिएगा बात, क्या चाह रहे हैं? हाँ समझ गए ना। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं बच्चे? बाबू ये बाद में ऑफ कैमरा, ठीक है ना, ऑन कैमरा नहीं। मतलब क्या चाह रहे हैं, आजकल ऐसे भी बहुत अरेस्ट होने लगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं? हाँ, तो आप क्या चाह रहे हैं कि आपको सर जो है पढ़ाए या जेल में जाए? हालांकि हम भी वकील साहब हैं, आधा वकील, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, LLB हम भी कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है ना। हाँ, तो नहीं, हम जो है अभी भी पढ़ते लिखते रहते हैं बच्चे, क्योंकि जो है अच्छा लगता है हमको पढ़ना लिखना, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ आप ही लोग पढ़ते हैं और हम जो है मास्टर नहीं है, हम भी स्टूडेंट ही हैं, हम भी पढ़ते लिखते रहते हैं, कोई मास्टर उस्टर नहीं होता है। इसलिए कि मास्टर का मतलब होता क्या है कि वह लोग जो बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, हम लोग ज्ञानी नहीं है बच्चे, बस क्या है पढ़ते लिखते रहते हैं, ठीक है। और ताकि जो हम क्या करते हैं कि हमारे जो बच्चे, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो जूनियर्स हैं, उसको क्या देते हैं, एक मार्गदर्शन देते हैं, ताकि जिन वजहों से हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, आप लोग जो है उन कमियों को हम लोगों के तरह से जरिए से जाने और उस कमियों को क्या करें, दूर करें और वहां तक पहुंचे, ठीक है। क्योंकि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है, चाहे आप हो, हम हो, कोई हो, कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी और कुछ ना कुछ तो गलती किए होंगे, ठीक है ना। जुबिन नौटियाल का गाना सुने हैं, दिल गलती कर बैठा। हाँ, तो जब कर बैठते हैं गलती, तभी आपका क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है ना। गुड, चलिए बच्चे लिख लीजिएगा। नीति है अतः निजीकरण से समाजवाद को खत्म या समाप्त नहीं कर सकते। भारत में आज भी गरीबों के लिए, वंचित वर्गों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती है। ठीक है ना, बनाई जाती है। आगे लिख लीजिएगा। भारत में योजना आयोग को समाप्त किया गया है, लेकिन योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग का निर्माण या गठन किया गया है, जो आज भी भारत में योजनाएं बनाती है। ठीक है ना, जो आज भी भारत में योजनाएं बनाती है। अच्छा, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? क्या है नीति आयोग का फुल फॉर्म? बताइए आप लोग। और ये यूपीएससी में पूछा हुआ है। नीति आयोग कब आया? 2015। सबको पता है पक्का? कब आया, डेट पता है? रट लिए आप लोग, ठीक है ना, रट लिए ना, गुड। तो चलिए ये भी तो लगे हाथ बता दीजिए कि जो है नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? लिख लीजिए बच्चे, ब्रैकेट में कहना लिखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये कब आया? 1 जनवरी कब?
15, ठीक है ना? गुड। आगे लिखिएगा। अतः हम कह सकते हैं कि, इसी में लिखिएगा, अतः हम कह सकते हैं कि आज भी भारत में समावेशित विकास देखने को मिलता है। इस प्रकार भारत में समाजवादी आज भी कायम है, समाजवादी आज भी कायम है, बशर्त इसका स्वरूप बदलता रहता है। ठीक है ना? ये जो है क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन ये क्या है, आज भी जो है समाजवादी हमारे यहां दिखने को मिलता है। ठीक है ना? गुड। अब जो है एक वर्ड है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष या सेकुलरिज्म। क्या है, पंथ निरपेक्ष है या धर्म निरपेक्ष? देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा, देश के नजर में ये वर्ड बताइए पहले, ये धर्म निरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है? दोनों ही है, दोनों एक ही है। अच्छा, दोनों ही क्यों है? कि एक ही कैसे हो सकता है? एक तरफ लिखते हैं धर्म निरपेक्ष और एक तरफ लिखते हैं पंथ निरपेक्ष, तो कुछ तो फर्क होगा। अब अगर आप लोग में से यही पूछ दे कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, आप कहते हैं पंथ निरपेक्ष, हम कहेंगे धर्म निरपेक्ष, और आप कहेंगे धर्म निरपेक्ष और हम कहेंगे पंथ निरपेक्ष, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड है सेकुलरिज्म। क्या है डिफरेंस, बताइएगा। बताइए, धर्म निरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष आप लोग लिख लीजिए। ठीक है ना? गुड। ये बता रहे हम अभी, लक्ष्मीकांत की भी किताब में जब देखेंगे तो क्या है, पंथ निरपेक्ष है। ठीक है ना? ठीक है, पंथ निरपेक्ष। क्या है पंथ निरपेक्ष, बताइए। अच्छा, इंडिया में क्या है, धर्म निरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है? धर्म निरपेक्ष है। दोनों ही है। अच्छा, ये जो है तेज प्रकाश कह रहे हैं, हाँ, सभी धर्म एक समान है। गुड, बहुत अच्छा। क्या है इंडिया में, क्या है, धर्म निरपेक्ष? दोनों ही है। अच्छा, कौन सी किताब में धर्म निरपेक्ष है, कौन सी किताब में पंथ निरपेक्ष है? धर्म निरपेक्ष एनसीईआरटी में है, पंथ निरपेक्ष है, और लक्ष्मीकांत में भी पंथ निरपेक्ष है ना? अच्छा, ये खोल के देख रही है। अच्छा, देख लीजिए, अब देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है। एक्चुअली में इंडिया में हम लोग क्या कहते हैं, पंथ निरपेक्ष ही कहते हैं, और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या कहते हैं, धर्म निरपेक्ष कहते हैं। ठीक है ना? देखिए, अच्छा, धर्म निरपेक्ष का या पंथ निरपेक्ष का डिफिनेशन क्या है? अपना धर्म नहीं होगा, सारे धर्म एक समान है। ठीक है ना? मतलब ये कहा गया है डिफिनेशन। हाँ, बताइए। गुड, बहुत अच्छा। इसका मतलब यही पता चल रहा है आप लोगों के डिफिनेशन से, स्टेट हैज नो रिलीजन। ठीक है ना? और यह सवाल यूपीएससी में पता नहीं कई बार पूछा है, बहुत बार पूछा है ये सवाल, लेकिन थोड़ा सा धर्म निरपेक्ष को बच्चे हम लोग जो है ना, ये जो है इंडियन कॉन्सेप्ट में और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा देखते हैं, और आपको जो है ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ठीक है ना। अब हम लोग कह सकते हैं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म और इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है ना। ठीक, अच्छा, इंडिया का सेकुलरिज्म और वेस्टर्न जो सेकुलरिज्म है वह थोड़ा सा क्या है, अलग है। और अलग कैसे है, कोई बता सकता है? कोई बता सकते हैं आप लोग कि इंडियन जो सेकुलरिज्म है वेस्टर्न सेकुलरिज्म से अलग कैसे, ठीक है ना। देखिए, इंडियन सेकुलरिज्म का हम लोग जो है ना एक क्या दिए, डिफिनेशन दिए। और डिफिनेशन क्या था बच्चे, कि स्टेट हैज नो रिलीजन, स्टेट हैज नो रिलीजन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य का कोई भी अपना राजकीय धर्म नहीं है। यही है मतलब कि स्टेट का कोई अपना धर्म नहीं है। अगर स्टेट का कोई अपना धर्म नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि स्टेट के नजर में हर धर्म क्या है, एक समान है, ठीक है ना। यहां इसका मतलब यही हुआ कि स्टेट के नजर में क्या है, हर धर्म जो है एक समान है। क्लियर हो गया, ठीक है। सपोज मान लेते हैं कि हमारा जो सोसाइटी है वो क्या है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। हमारे सोसाइटी में हर जाति, हर धर्म, हर कास्ट, हर क्रीड के लोग क्या करते हैं, रहते हैं। और हर एक का कल्चर अपना है, हर एक का जो है धर्म को मानने का तरीका अलग है, नहीं है। आप अगर देखें हिंदूज के बारे में तो क्या है, इसका कल्चर अलग है, इसका ट्रेडिशंस अलग है, इसके जो है गॉड्स और गॉड्स को मानने का तरीका है वह अलग है। उसी तरह अगर मुस्लिम्स को देखें तो उसका तरीका अलग है, सिहा को देखें तो उसका तरीका अलग है, सिख को देखें तो उसका तरीका अलग है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ बहुत धर्म के लोग हैं लेकिन सबका मानने का तरीका अलग है। और स्टेट क्या करते हैं, हर धर्म के लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे अगर कुंभ का मेला होता है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, गवर्नमेंट। इट मींस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो वहां के हैं उसको क्या दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि यहाँ हमारे जितने भी क्या आएंगे, लोग आएंगे पूजा पाठ करने के लिए, ठीक है, तो उसमें से किसी को भी किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं होना चाहिए। उसी तरह से और अगर अदर कास्ट के लोग हैं, सपोज मान लेते हैं कि 1 जनवरी को या जो भी चर्च होता है तो वहां पे जो लोग जाते हैं तो उसमें भी क्या होते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि यहाँ जो लोग आएंगे अपना किसके लिए, पूजा पाठ के लिए, तो इसको भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेट जो है हर धर्म को क्या कर रहे हैं, एक समान एक नजर से देख रहे हैं। और यह काम कौन कर रहा है, स्टेट कर रहा है। मतलब स्टेट का कोई धर्म नहीं है, स्टेट के नजर में हर धर्म जो है क्या है, एक समान है। समझ गए इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। अब देखिए इसका जस्ट उल्टा क्या है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है ना। स्टेट जो है कंप्लीट क्या है, सेपरेट है, किससे, रिलीजन से। स्टेट का कोई अपना रिलीजन है ही नहीं और स्टेट जो है किसी रिलीजन को वह मानते ही नहीं है। स्टेट का कोई रिलीजन है ही नहीं। अगर रिलीजन को लेकर के कोई इशू होता है तो फिर जो है वह स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। वह कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वह क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे चर्च, अगर धर्म से रिलेटेड कोई इशू हुआ है तो वह जो है काम, उस मैटर को सुलझाना किसका है, वह जो है धार्मिक इंस्टीट्यूशंस का है, स्टेट का नहीं है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके हम बता रहे हैं आपको। सपोज इंडिया में क्या है कि आप क्या है, IAS ऑफिसर है और आप किसी धर्म, जिस भी धर्म को मानते हैं,
आप क्या कर सकते हैं कि जिस धर्म को आप मानते हैं तो उस धर्म से रिलेटेड आपका जहां श्रद्धा है तो आप क्या करते हैं, उससे रिलेटेड एक फोटो लगा के रखते हैं, फोटो लगा के रखते हैं। अगर हिंदूज हैं तो आप अपने देवी देवता का फोटो रखते हैं। अगर मुस्लिम्स हैं तो आप जो है अपने जो है क्या होते हैं, जो बाबा वगैरह या चादर वगैरह जहां चढ़ाते हैं उसका फोटो रखते हैं। आप अगर सिख हैं तो गुरुद्वारा का फोटो रखते हैं, यही होता है ना। लेकिन अगर आप वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में ऑफ सेकुलरिज्म की अगर बात करें तो ऑफिस में ऐसा कुछ भी नहीं रख सकते, इसलिए कि वहां पे जो है स्टेट जो है धर्म को इंटरटेन करता ही नहीं है। आपको ऑफिस जाना है, जो ऑफिशियल ड्रेस है आप वही पहन के जाएंगे, ये नहीं कि टोपी और कुर्ता पैजामा पहन के चलेंगे। अब समझ में आया? इसका मतलब यह है कि यहां पे इंडिया में इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म में हर धर्म को क्या है, एक समान जो है तरजीह दिया जाता है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म में कोई जो है स्टेट जो है किसी धर्म को तरजीह नहीं देता है, ठीक है ना। अब जो है यहां मत कहिएगा कि अमेरिका में ब्लैक और व्हाइट तो वो जो है धर्म नहीं है, वो क्या है, हाँ वो जो है किसको लेके है, रंग भेद को लेकर है, वहां क्रीड को लेके है, ठीक है ना। लेकिन इंडिया में क्या है कि इंडिया में स्टेट क्या है, धर्म को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है और हर धर्म को रखता है। समझ गए बच्चे? इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, और शायद यही वजह है कि इंडिया में धर्म निरपेक्ष नहीं है, क्या है, पंथ निरपेक्ष है। जहां धर्म निरपेक्ष होगा वहां पे क्या है कि स्टेट शुड नॉट इंटरफियर इन एनीवन, या किसी भी धर्म के साथ, ठीक है ना। यहां पे क्या है कि जो है स्टेट जो है हर किसको क्या करते हैं, धर्म को इंटरटेन करते हैं। सपोज मान लेते हैं कि जो है सरकार को क्या है कि जो है किसी भी धर्म में सुधार करना है। सपोज मान लेते हैं सरकार ने क्या लिया है, 3 तलाक बिल लिया है, ठीक है। लेकिन वेस्टर्न अगर कॉन्सेप्ट होता तो कहता हमारा ये मतलब नहीं है, ये मामला किसका है, धर्म का है, तो आप जो है जो धार्मिक इंस्टीट्यूशन है उसमें जाकर के समझिए, हम नहीं इसको एंटरटेन करेंगे, ठीक है ना। समझ गए? कोई दिक्कत? किस किस को समझ में नहीं आया? कोई ऐसे है जिसको समझ में नहीं आया? बस पंथ निरपेक्ष ये है कि जो है इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, यहां क्या है, डिफिनेशन है, स्टेट हैज नो रिलीजन, लेकिन स्टेट का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, लेकिन स्टेट क्या करती है कि हर धर्म को क्या है करती है, एक समान क्या करते हैं, वो जो है एक नजरिए से देखते हैं। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म में क्या है कि वहां कोई धर्म है ही नहीं। स्टेट का अगर धार्मिक कोई इशू है तो वह कौन सॉर्ट आउट करेगा, वो जो है इंस्टीट्यूशन सॉर्ट आउट करेगा, ठीक है। वहां पे आपको अगर प्रेयर करना है तो उसके लिए एक अलग प्लेस है, आप ऑफिस में नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया में क्या है कि आप ऑफिस में भी है तो प्रेयर कर सकते हैं, ठीक है। बस फर्क क्या है, इतना है। समझ में आया? नहीं अगर समझ में आया हो बताइए बच्चे, कुछ पूछ नहीं थे? नहीं, धर्म निरपेक्ष, इसमें तो पंथ निरपेक्ष ही लिखते हैं सब, ठीक है ना। इंडिया के मामले में जो है ना, हिंदी में देखिएगा पंथ निरपेक्ष ही लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में सेकुलरिज्म भी लिखते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में एक ही लिखते हैं, सेकुलरिज्म, लेकिन यहाँ पे सेकुलरिज्म का जो मतलब है यहाँ पे भी वही है, स्टेट हैज नो रिलीजन। और अगर स्टेट हैज नो रिलीजन तो इसका मतलब क्या है कि स्टेट का कोई अपना धर्म है ही नहीं, है स्टेट का कोई अपना धर्म नहीं है। यहाँ क्या है, हर धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हर धर्म है, ठीक है ना। लिख लिए? चलिए, तो अब इसमें जो है थोड़ा सा आज थोड़ी सी तबीयत जो है नासाज है, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है, मौसम का असर है। हाँ
क्या करें मुझे? अच्छा नहीं, मतलब ये जो है हो जाएगा सही। हाँ, पानी पीजिएगा? अच्छा, हम समझे आप हमको पानी पीने कह रहे हैं। अच्छा चलिए, तो चलिए ये जो है लिखिएगा बच्चे, पंथ निरपेक्षता या पंथ निरपेक्ष लिखिएगा। पंथ निरपेक्षता से, पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य यह है कि, क्या बात है, ये पहले ही बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तात्पर्य यह है कि जिसमें राज्य का कोई, जिसमें राज्य का कोई राजकीय धर्म, राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो, ठीक है ना, बुलेट दे करके लिखिएगा, नागरिकों के बीच, नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, प्रत्येक नागरिक चाहे वह, प्रत्येक नागरिक चाहे वह किसी भी धर्म का हो, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है या प्राप्त हो, ठीक है ना। अच्छा, एक्चुअली में यह बात जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ भी है, और जो है यह फंडामेंटल राइट में भी लिखा हुआ है, और फंडामेंटल राइट के तहत, कौन से तहत, आर्टिकल 25 में जो है यह बात लिखा हुआ है, 25 में, 26 में, 27 में, ठीक है ना, यह बात भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। गुड, लिखिएगा, संविधान भारत को, संविधान भारत को, संविधान भारत को पंथ निरपेक्ष, संविधान भारत को पंथ निरपेक्ष घोषित करता है, घोषित करता है। भारत में, भारत में राज्य का कोई, भारत में राज्य का कोई राजकीय धर्म, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, राजकीय धर्म नहीं है। भारत में समता का अधिकार, भारत में समता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, जिसमें, जिसमें धर्म के आधार पर, जिसमें धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, ठीक है ना। भारत में धार्मिक अधिकार, भारत में धार्मिक अधिकार धार्मिक अधिकार मौलिक अधिकार है, जो सभी नागरिक को, जो सभी नागरिक को
हाँ, मतलब जो है, या लिख लीजिए भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, लिख लीजिए, ठीक ना। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। ये सही सेंटेंस है ना। हाँ ठीक है। चलिए, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो सभी नागरिक को किसी भी धर्म को मानने का स्वतंत्रता देता है या अधिकार देता है, ठीक है। चलिए, एक वर्ड है गणराज्य, ठीक है ना। गणराज्य, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रिपब्लिक। क्या होता है गणराज्य? बताइए। अच्छा, अब चलेगा, इतना सिंपल चीजों को सिंपल वे में बोलिए, ठीक है ना। यहाँ पर निम्न तबके का व्यक्ति हाँ, तक पहुंच सकता है। अच्छा, क्यों पहुंच सकता है? अच्छा अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गण राज्य, ठीक है ना। हम लिखते हैं तो समझ में तो आ जाता है ना। हाँ, क्या है बताइए। आप लोग तो मास्टर आदमी है भाई, बताइए कुछ थोड़ा सा। थोड़ा सा ज्यादा इसमें नहीं लिखाएंगे। कोई भी गवर्नमेंट होता है और लिमिटेड टाइम के लिए वहाँ बनाया जाएगा, लिमिटेड टाइम के लिए। स्पेसिफिक टाइम मतलब पीरियड के लिए, और कोई भी मतलब किसी भी कितना भी नीचे मतलब चाहे कोई भी चलिए ठीक, हाँ बताइए बहू। गणतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें कोई किसी देश का कोई भी व्यक्ति निचले स्तर से ऊंचे स्तर का व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष के पद पर निश्चित करने के लिए आती है। ठीक है, ये भी अच्छा। और कोई? जैसे हम हैं, सपोज मान लेते हैं हम राष्ट्रपति हैं, ठीक है। हम राष्ट्रपति हैं, है नहीं यार, बन भी नहीं सकते, ठीक है। हाँ, मान लेते हैं। हाँ, मानो जैसे इसमें मतलब जो है क्या कहते हैं, मैथ में पढ़ते थे, माना कि, चूंकि, इसलिए। हाँ, तो वैसे ही मान लीजिए हम क्या है, राष्ट्रपति है, ठीक है। तो क्या राष्ट्रपति मेरा ही बेटा राष्ट्रपति बनेगा? नहीं। अगर मेरा ही बेटा राष्ट्रपति बने तो फिर क्या है वो? तो वो क्या हो जाएगा? राजतंत्र हो जाएगा। और अगर नहीं बन सकता है तो इसका मतलब क्या है? फिर क्या है? गणराज्य होगा, रिपब्लिक होगा। मतलब ये कि हेड ऑफ द स्टेट अब किसके बेसिस पे होंगे? कोई हेरिडेटी के बेसिस पे नहीं होंगे। और वो कौन होंगे? वो जो है लोगों के विल से ही, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उसी के सहमति से क्या होंगे? यह यहाँ पे वो जो है हेड होंगे, ठीक है ना। गुड। हो गया तो लिखा देते हैं। मतलब अब क्या है कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो क्या है? हेड ऑफ द स्टेट है। राजा है, उसका भी क्या होगा? इलेक्शन होगा, ठीक है ना। और इलेक्शन के बाद ही क्या होंगे? वो भी जो है वो जो है अपने पद पर आसीन होंगे, ठीक है ना। हाँ, चलिए लिख लीजिए। मतलब ये कि अब हेरिडेटी के बेसिस पे कोई इस देश का क्या नहीं होगा। हाँ, चलिए लिख लीजिए। गणराज्य से तात्पर्य है, गणराज्य से तात्पर्य
एक ऐसे देश से है, गणराज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से, ऐसे राज्य से है या देश से है जिसमें राज्य का प्रमुख मनोनीत या वंश के आधार पर हेरिडेटरी, वंशानुगत कहते हैं ना, हाँ, वंशानुगत के आधार पर ना हो, बल्कि जनता द्वारा